नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके ला रखा हूँ यहाँ पे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं जैसे कि उत्तराखंड वन दरोगा, उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी और उत्तराखंड बीएड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं साइंस के जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन को हम यहाँ पे विद डिटेल्स यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ पे जो भी उसके ऑप्शन भी होंगे उससे संबंधित, उनको सारे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और उससे संबंधित जो भी अदर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो भी सारे यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर जनित नहीं होती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नींद की बीमारी, जो कि क्या होती है, मच्छर द्वारा नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे नींद की बीमारी किसके कारण होती है, तो ये होती है यहाँ पे ट्रिप्नोसोमा के कारण। नींद की बीमारी को इंग्लिश में कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, यानी जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो उनको यहाँ पे विद इंग्लिश यहाँ पे उनको समझाने की कोशिश करूंगा। तो नींद की बीमारी होती है जो स्लीपिंग सिकनेस है वो होती है ट्रिप्नोसोमा के द्वारा। डेंगू बुखार मच्छर के द्वारा होता है और किस मच्छर के द्वारा होता है, वो होता है एडीज मच्छर के कारण। मलेरिया होता है यहाँ पे मच्छर के कारण, और किस मच्छर के कारण, तो मादा एनिफ्लीज मच्छर के कारण यहाँ पे मलेरिया होता है। और फिलेरियासिस होता है यहाँ पे क्यूलेक्स मच्छर के कारण। तो फिलेरियासिस हो गया यहाँ पे, डेंगू बुखार हो गया और मलेरिया, ये तीनों क्या है, मच्छर के कारण यहाँ पे हो रहे हैं। जबकि जो नींद की बीमारी है वो हो रही है ट्रिप्नोसोमा के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे सी ऑप्शन इस प्रकार राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे एसिटिलीन है, एथिलीन है, इथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पे एथिलीन, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एथिलीन के द्वारा हम क्या करते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग कौन होता है, यानी बंधन कौन होता है। अब देखो, मीथेन का फॉर्मूला है CH4 और स्ट्रक्चर इसका होता है यहाँ पे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। CH है यहाँ पे, ये H है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन होते हैं कार्बन से जुड़े हुए। तो हमें बताना है इसके बीच का कोण, तो ये होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। अगर CH4 यानी मीथेन का स्ट्रक्चर पूछ दिया तो वो होता है यहाँ पे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है और जिसका त्रिकोणीय होता है स्ट्रक्चर, उसके बीच जो बॉन्डिंग का जो कोण होता है वो होता है वहाँ पे 120 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्म होता है CCl4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 को अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है यहाँ पे पायरीन के नाम से। इसका बी ऑप्शन राइट है। अब देखो, यहाँ पे एक मार्स गैस का ऑप्शन है, तो मार्स गैस को जाना जाता है मीथेन के नाम से, यानी जो CH4 है मीथेन, उसी को मार्स गैस कहते हैं। और एक होती है मस्टर्ड गैस, इसका फॉर्मूला होता है C4H8Cl2 और S, यानी बिस 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड, ठीक है। तो ये आपको, ये सारे ऑप्शन आपको नोट करने हैं कि इनको क्या क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, समुद्री घोड़ा एक है, मतलब समुद्री घोड़ा क्या है, यहाँ पे मछली है, स्तनपायी यानी स्तनधारी है, सरीसृप है या मोलस्का है। तो समुद्री घोड़ा आपने सुना होगा, तो समुद्री घोड़ा क्या है, एक मछली है, ठीक है। ये क्या किस में आता है, मछलियों की प्रजाति में आता है। और समुद्री घोड़ा को जो वैज्ञानिक नाम है वो है हिप्पोकैम्पस। क्या है इसका नाम, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको नोट करना है। जो ये जनरल साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें आपको बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री, सारे मतलब तीनों सब्जेक्ट के कुछ 10-10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए ला रखा हूँ, ताकि आपको किसी में भी, और जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और आपको क्वेश्चन के वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय ज़रूर दें। और क्वेश्चन आपको 30, यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में आपको कितने आ रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उस हिसाब से हम वीडियो का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में आपको राय ज़रूर देनी है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे फोटोन कहते हैं। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है E=H न्यू, और न्यू को देखो यहाँ पे H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू यहाँ पे आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और न्यू इक्वल होता है C/λ, इसलिए आगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HC/λ, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, H न्यू इक्वल टू HC/λ। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना, ये फोटोन की क्या है, एनर्जी इतनी होती है।
क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। अब देखो कोई प्रकाश है यहाँ पर, ये क्या है, एक चिकना पृष्ठ है, कोई प्रकाश यहाँ से आता है और वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाता है, तो इस घटना को कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये है आपतन कोण, जहाँ से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। आपतन कोण ये है, और परावर्तन कोण जब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का उसी डायरेक्शन में लौट जाना, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो यहाँ पे अन्य ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन को कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, और प्रकाश का अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। और अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक मीडियम से, देखो यहाँ पे माना एयर मीडियम हो, ये वाटर मीडियम है, ठीक है, तो जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो इसे कहते हैं आपका प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश का रिफ्रैक्शन। जब क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो उसकी डायरेक्शन में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, दिशा उसकी परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन को कहते हैं डिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश जब किसी छोटे छोटे छिद्रों से होकर गुजरता है तो वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। आपने देखो एक छोटे से छिद्र से आप क्या, एक किरण आती है और वो क्या हो जाती है, जितनी आगे जाती है उतनी फैलती जाती है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन यानी प्रकाश का डिफ्रैक्शन। और डी ऑप्शन यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन यानी लाइट का स्कैटरिंग। जब प्रकाश क्या करता है, छोटे छोटे धूल या कणों से टकराता है तो प्रकाश की फैलने की क्रिया, प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और जो आसमान का नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश की स्कैटरिंग के कारण। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये अभी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, कोरिलाइड जड़ें किसमें पाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कोरिलाइड जड़ें पाई जाती है यहाँ पे साइकस में, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अब एक कोरिलाइड जड़ें होती क्या है, तो साइकस की जड़ों में क्या होते हैं, शैवाल पाए जाते हैं, और ये शैवाल और साइकस की जड़ आपस में सिम्बायोटिक सिस्टम, यानी जिसमें क्या होता है कि दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे का फायदा लेते हैं, सिम्बायोटिक सिस्टम दर्शाती है। साइकस क्या करता है, देखो साइकस जड़ों के माध्यम से, जो साइकस जड़ों के माध्यम से खनिज लवण लेता है और शैवाल को देता है, जबकि शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और साइकस को क्या देता है, फूड मटेरियल प्रदान करता है, भोजन बना के देता है। तो ये एक दूसरे को क्या करता है, सिम्बायोटिक सिस्टम आपस में दर्शाते हैं, और कोरिलाइड जड़ें इसी को कहते हैं, जिनमें क्या होता है, जब साइकस की जड़ों में शैवाल प्रेजेंट हैं तो उन जड़ों को कहते हैं यहाँ पे कोरिलाइड जड़। तो कोरिलाइड जड़ें किस में पाई जाती हैं, साइकस में पाई जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार टिश्यू कौन है। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, पहले तो एक तो सेकेंडरी ग्रोथ से प्लांट की मोटाई में वृद्धि होती है, आपको नोट करना है। और देखो टिश्यू होते हैं प्लांट में 3 प्रकार के, जाइलम हो गया, फ्लोएम और कैम्बियम। तो जो कैम्बियम होता है, सी इसका राइट आंसर है, कैम्बियम के कारण क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है प्लांट में। अब देखो यहाँ पे होता है, ये प्लांट है और इसमें क्या होता है, सबसे अंदर होता है यहाँ पे जाइलम, फिर आता है यहाँ पे फ्लोएम, और फिर आता है कैम्बियम और उसके बाहर होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम अंदर की ओर करता है सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण, और जाइलम बाहर की ओर करता है सेकेंडरी जाइलम का निर्माण, और इसी से बनता है आपका कैम्बियम, ठीक है। और देखो कैम्बियम का कार्य है यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ करना, जाइलम का कार्य है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जड़ों से पत्तियों तक, और फ्लोएम का कार्य है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी पत्तियों से फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के विभिन्न भागों में। और एक अन्य ऑप्शन यहाँ पे कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं प्लांट की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे दे दी है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है। अब देखो ऑप्शन यहाँ पे हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन और कैल्शियम। देखो क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है जिसके कारण क्या होता है, प्लांट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, यानी हरा होता है। क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C55H72 MgN4 और O5। अब देखिए इसमें कार्बन इसका घटक है, हाइड्रोजन इसका घटक है, मैग्नीशियम इसका घटक है, नाइट्रोजन इसका घटक है, ऑक्सीजन इसका घटक है। तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम, ये तीनों इसकी क्या है, घटक है। इसका मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, कैल्शियम, जो कि क्लोरोफिल का यहाँ पे घटक नहीं है। और क्लोरोफिल का आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। और इसका कार्य क्या है, ये एक पिगमेंट है जो कि क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, और इसी के कारण जो प्लांट का कलर होता है वो हरा होता है, यानी ग्रीन होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो जो वर्षा की बूंद का आकार आपने देखा होगा गोलाकार होता है, वो होता है यहाँ पे सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे मधुमक्खी यानी हनी बी पालन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, एपीकल्चर को कहते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन कृषि विज्ञान को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। और सेरिकल्चर में आता है यहाँ पे रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन विज्ञान को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। एपीकल्चर हो गया आपका हनी बी पालन यानी मधुमक्खी पालन। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि क्या होता है यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं या सेल्स होती हैं, इनको आर्टिफिशियली मीडियम से क्या करता है? ग्रोथ की जाती है और विभिन्न तरीके से अलग अलग टाइप के प्लांट्स को जनरेट किया जाता है। तो इस माध्यम को कहते हैं टिश्यू कल्चर, जिसमें टिश्यू और सेल्स को आर्टिफिशियल माध्यम से उगाया जाता है। और फिर आता है पिसिकल्चर। तो पिसिकल्चर में आप मछलियों का अध्ययन करते हैं। तो इस सारे ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जितने अच्छे आपके कमेंट आते हैं उतना अच्छा हमारा मन करता है कि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। और वीडियो कैसी लग रही है आपको, तो वीडियो के बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है यानी किसके कारण होता है? तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसके बारे में भी चर्चा की थी। तो स्लीपिंग सिकनेस होता है यहाँ पे ट्रिप्नोसोमा के कारण। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अब देखो और ऑप्शन भी जान लेते हैं और इनके कारण कौन कौन से रोग होते हैं वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो एक होता है यहाँ पे लीशमैनिया, और लीशमैनिया के कारण होता है यहाँ पे लीशमैनिएसिस। क्या होती है? लीशमैनिया के कारण होता है लीशमैनिएसिस। और लीशमैनिएसिस रोग को कहते हैं ब्लैक फीवर भी कहते हैं इसको, काला बुखार। ठीक है, ब्लैक फीवर। फिर आता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया रोग, और इसका वाहक कौन होता है? मच्छर होता है, मादा एनोफिलीज। और फिर आता है यहाँ पे ट्राइकोमोनास। तो ट्राइकोमोनास के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है यहाँ पे ट्राइकोमोनेसिस। क्या होता है? ट्राइकोमोनेसिस। और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी किस कारण फैलता है? सेक्सुअल के कारण ये क्या करता है? फैलता है। ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड क्या एक रोग है, और ये किसी कारण होता है? ट्राइकोमोनास के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे एक वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? अब देखो त्वरण किसे कहते हैं, पहले आपको समझना है कि त्वरण है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग अचानक से परिवर्तन हो गया तो उसकी दर को क्या कहते हैं? मतलब एक टाइम के साथ कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है उसे कहते हैं यहाँ पे त्वरण। अब यहाँ पे वस्तु का वेग क्या है? एक समान वेग से वो चल रही है, यानी वेग में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, कोई चेंज हो ही नहीं रहा। जबकि क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। वेग क्या है? यहाँ पे परिवर्तित हो नहीं रहा, तो इसका मतलब त्वरण क्या होगा? यहाँ पे शून्य होगा, क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखो, इसकी पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो लोग उत्तराखंड बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक ऐप का निर्माण भी किया है, तो ऐप का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ पीडीएफ का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप मतलब हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे फेराडे का नियम संबंधित है। तो फेराडे का नियम यहाँ पे विद्युत अपघटन से संबंधित, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे वायु की गति निम्नलिखित में किसके द्वारा नापी जाती है? तो वायु की गति नापी जाती है आपकी यहाँ पे, इसका बी ऑप्शन राइट है, एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से क्या नापी जाती है? वायु की गति नापी जाती है। यहाँ पे अन्य ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। बैरोमीटर से नापी जाती है वायु का दाब। वायु का दाब नापा जाता है बैरोमीटर से। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से नापी जाती है द्रव का घनत्व। द्रव घनत्व मापी यंत्र है हाइड्रोमीटर। और विंड वैन से मापा जाता है आपका हवा की डायरेक्शन, की हवा किस दिशा में बह रही है, तो वो मापा जाता है विंड वैन से। तो ये सारा आपको क्या करना है? नोट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? ऑप्शन यहाँ पे आप देखो, चली हुई गोली, खींचा हुआ धनुष, बहता पानी या चलता हथौड़ा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि चली हुई गोली ये आगे के लिए चल रही है, तो इसका मतलब इसमें क्या है? गतिज ऊर्जा है। बहता पानी में भी और चलता हथौड़ा ये सभी आगे की ओर चल रहे हैं, लेकिन धनुष को हम पीछे की ओर खींच रहे हैं और अभी हमने इसको छोड़ा नहीं है, तो इसका मतलब इसमें अभी गतिज ऊर्जा क्या नहीं है? ये खींच रखा है, बिल्कुल क्या है? अभी खींच रखा है। इसमें कोई हम क्या नहीं कर रहे हैं? मोशन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें खींचे हुए धनुष में क्या है? अभी गतिज ऊर्जा नहीं है, क्योंकि अभी क्या है? स्थिर है। बाकी सब क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे खींचे हुए धनुष में क्या है? गतिज ऊर्जा नहीं है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे
राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो जो पेचिस रोग होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है और उसके लिए उत्तरदायी है एंट अमीबा। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। एंट अमीबा के कारण ही क्या होता है, पेचिस रोग होता है। 19वां यहाँ पे पारसेक इकाई है। देखो पारसेक एक क्या है, यूनिट है और ये किसकी इकाई है, तो ये है दूरी का, दूरी मापी जाती है पारसेक से, ठीक है। और पारसेक क्या है, ये क्या है, एक खगोलीय इकाई है। अब देखो एक पारसेक के बराबर होता है 3.262 लाइट ईयर। लाइट ईयर भी क्या है, एक दूरी का मापक है, ठीक है। और क्या है पारसेक, 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.262 लाइट ईयर। ये भी आपको नोट करना है। या आप किलोमीटर में आपको ध्यान रखना है तो 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3 ट्रिलियन किलोमीटर। यानी जो पारसेक यूनिट है दूरी की, वो सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है दूरी की। ये भी आपको नोट करना है कि पारसेक दूरी की क्या है, सबसे बड़ी इकाई यानी सबसे बड़ी यूनिट है। कितनी बराबर होती है, 30 ट्रिलियन किलोमीटर इक्वल टू 1 पारसेक। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहा जाता है। अब देखो जंतु जगत में उभयचर कहा जाता है एम्फीबियंस को, यानी जैसे मेंढक हो गया, ठीक है, जो जल और थल में दोनों में रहते हैं। लेकिन वनस्पति जगत में किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्सुअली, तो ये क्या होते हैं, अगर इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो ये क्या होती है, उसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की आवश्यकता होती है। जबकि नॉर्मली ग्रोथ स्थल में भी कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। इसलिए ब्रायोफाइटर को यहाँ पे वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। जैसे कि जंतु जगत के उभयचर कौन है, एम्फीबियंस है। अब देखो वनस्पति जगत के सरीसृप किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो वो कहा जाता है टेरिडोफाइट को वनस्पति जगत का सरीसृप कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट है। क्योंकि टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जिन्होंने कंप्लीट ग्रोथ अपनी किस्में की पृथ्वी की सतह यानी स्थल में रहकर की, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट, सॉरी इस क्वेश्चन का तो सी ऑप्शन राइट है। ब्रायोफाइट्स क्या है, उभयचर हैं, लेकिन टेरिडोफाइट क्या है, वनस्पति जगत के सरीसृप हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे बांध की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि। तो बांध की दीवारों को मोटी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि क्या हो जाता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और जितना गहरा होता जाएगा उतना द्रव का दाब बढ़ता जाएगा और दीवारों पर प्रेशर उतना ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए जो बांध की दीवारें होती है वो नीचे से क्या होती है, मोटी बनाई जाती है, ताकि वो गहराई के अकॉर्डिंग क्या कर सके, उस द्रव का दाब सहन कर सके। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। ब्यूटेन एक मुख्य गैस होती है जो कि एलपीजी में मुख्य रूप से पाई जाती है। और एलपीजी की फुल फॉर्म है यहाँ पे लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य वो क्या होता है, एक निष्क्रिय गैस होता है। अब देखो आवर्त सारणी आपने देखी होगी, ये होते हैं वर्ग नीचे की ओर और ये होते हैं आवर्त। तो जो 18वें क्या होते हैं ग्रुप के क्या होते हैं सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं, सभी निष्क्रिय गैस होती है, यानी जो अंतिम सदस्य होता है आवर्त का। ऐसे में अब ये निष्क्रिय क्यों होते हैं, एक तो इनकी वैलेंसी कंप्लीट रहती है और इनको किसी भी न तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ती है और नहीं देने की, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनकी वैलेंसी पूरी होती है। अब जिसकी वैलेंसी पूरी रहती है, जिसका पेट भरा हुआ होगा, वो खाना नहीं क्या ले नहीं सकता। अब देखो वो क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, निष्क्रिय गैसें होते हैं, इसलिए निष्क्रिय होती हैं क्योंकि उनकी वैलेंसी वहाँ पे पूरी होती है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। तो जो दालें सबसे अच्छा स्रोत किसका है, वो है प्रोटीन का। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और आपने देखोगे चावल यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है। और फैट के स्रोत कौन है, यानी वसा के स्रोत हैं ऑयली फूड। जो ऑयली फूड है वो क्या है, फैट के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे चाकू से कटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तांबा, लोहा, सीसा या सोडियम। अब देखो चाकू से कौन कट सकती है, तो तांबा भी बहुत कठोर होता है, लोहा बहुत कठोर होता है, सीसा बहुत कठोर होता है और सोडियम क्या होता है, कोमल होता है। तो सोडियम को आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं। आपने लैब में भी देखा होगा, सोडियम को आप काट सकते हैं आसानी से। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें ईंधन का कार्य कौन करता है, तो यूरेनियम करता है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर, वैसे तो मानव शरीर मुंह से ही, मानव शरीर में जो भोजन
होता है वो मुंह से ही उसका पाचन शुरू हो जाता है, यानी डाइजेशन शुरू हो जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाचन और शोषण होता है वो किस में होता है, वो होता है छोटी आंत में। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो अम्ल वर्षा होती है, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है, SO2 एंड NO2 के कारण। अब देखो अम्ल वर्षा क्यों होती है कि वर्षा में क्या मिल जाता है, SO2 और NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और फिर जो वर्षा होती है वो क्या होती है, एसिडिक यानी अम्लीय होती है। अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है, तो रिएक्शन होती है SO2 प्लस O2, तो ये बनता है यहाँ पे 2SO3 और फिर SO3 प्लस H2O, तो ये बनाता है यहाँ पे H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड देखो ये एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम मिल गया वाटर में। फिर NO2 कैसे करता है, तो NO2 प्लस H2O, तो ये बनाता है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इस प्रकार क्या होता है कि SO2 और NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके SO2 बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड और NO2 बनाता है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, और इसी प्रकार क्या हो जाता है जो वर्षा होती है वो अम्लीय मीडियम में होती है। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे यानी आज का अंतिम क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो देखो यहाँ पे ये हो गए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के, और इसमें कुछ बायोलॉजी के और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चन शामिल थे। और ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड वन दरोगा के लिए, पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती है जो जिसका एग्जाम होने वाला है, और साथ साथ उत्तराखंड बीएड साइंस ग्रुप वालों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड बीएड में भी साइंस पूछी जाती है। और इन तीनों का सिलेबस और क्वेश्चन का जो मॉडल क्वेश्चन का जो क्या है एग्जाम पैटर्न, वो सबका लगभग क्या होता है, सेम होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में यहाँ पे पूछी जाएगी। और वीडियो के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देनी है कि वीडियो कैसी लग रही है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे। और आप हमें हमारे फेसबुक पेज में भी हमारे फेसबुक पेज में फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही साथ आप हमारे साथ फेसबुक में भी जुड़ सकते हो, जरदारी क्लासेस के नाम से हमारी क्या है फेसबुक आईडी है। तो वहाँ से हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो आप, और वहाँ आप हमारे साथ कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी वहाँ से भी पूछ सकते हो। वैसे आप कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप कुछ पूछ सकते हो, और वहाँ पे हम सबके कमेंट्स देने की भरपूर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।